ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो भाई लास्ट टाइम हमने देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने देखा था कि एक हमने स्ट्रेट लाइन ली है, उसमें सारे चार्जेस स्प्रेड है, तो पॉइंट P जो कि a डिस्टेंस की दूरी पे था उस पर क्या क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर मेरे पास कोई कर्व लाइन है, एक बार सेमी सर्कुलर बन रहा है, एक बार 90 डिग्री बन रहा है, उस समय इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला क्या रहेगी। और उसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला देखी थी। ओके, सो आज हमें देखना है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट P आउटसाइड द लाइन। भाई इसके पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ली थी और उसी के लाइन में ही, उसी के साइड लाइन में ही एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट की थी। बट इस बार हमें क्या करना है, ओके, और एक ये फाइनाइट लाइन जो होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा हमारा फाइनाइट लाइन। भाई फाइनाइट लाइन मतलब इसकी लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी। सो चलिए इस पे हम Q चार्ज जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। और मुझे कहा जा रहा है कि यार ये एक पॉइंट है, चलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी वो मुझे ढूंढना है। और ये पॉइंट हमारे लाइन से जो है, चलिए D डिस्टेंस की दूरी पे मैं ले लेता हूँ। ओके, ये इतना हो गया D डिस्टेंस। अब इसके टॉप पॉइंट, ये लाइन के टॉप पॉइंट को मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ और एक बॉटम पॉइंट को जोड़ देता हूँ। एंड चलिए मान लेते हैं कि चलिए ये पॉइंट हो जाएगा θ1 एंगल पे और ये एंगल बना रहा है θ2 पे। सो θ1 और θ2 जो है वो टॉप और बॉटम लाइन से एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट के साथ। ओके, अब चलिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, जो हम हर बार करते हैं ना, वैसे एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ। ओके, और मान लेता हूँ कि चलिए ये जो छोटा सेक्शन है ये एंगल फाई बना रहा है। ओके, और इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस टाइप से जाएगी। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो लाइन है x डायरेक्शन, वो आपके इस लाइन को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसीलिए इसको आपके बुक में E परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, इस सिंबल भी यूज़ की जाती है। और ये जो लाइन है ये हमारी गिवन लाइन को पैरेलल है, इसलिए इसको E पैरेलल भी कहा जाता है। ओके, और ये हो जाएगी मेरी E नेट। तो मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, भाई मुझे तो E पैरेलल और P परपेंडिकुलर, भाई EX और EY ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, EY है, सो ये हो जाएगा cos फाई, बिकॉज हमने क्या लिया है, फाई एंगल लिया है। और ये हो जाएगा E साइन फाई। ठीक है, अब देखो ये, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ एंड मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई ये पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से मेरा जो सेक्शन, जो छोटा सा सेक्शन हमने लिया है वो y डिस्टेंस पे है। और ये जो सेक्शन है इसका जो लंबाई है वो, चलिए मैं dy ले लेता हूँ। और इसके अंदर जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे मैं उसको ले लेता हूँ dq। देखिए अब यहाँ पे ना बहुत सारे वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं, सभी वेरिएबल को अच्छे से याद रखना। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, d जो है वो मेरे लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। फिर θ1 θ2 एंगल है, θ1 मेरे टॉप लाइन से पॉइंट तक का एंगल है एंड टॉप बॉटम जो एंगल बना रहा है ये मिडल लाइन के साथ, उसको हम लेते हैं θ2। जो सेक्शन है वो सेक्शन जो एंगल बना रहा है उसको हमने ले लिया 5। सो यहाँ पे होगा क्या कि मेरा 5 जो है चेंज हो रहा है ना। देखिए ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है। सो हर एक सेक्शन को मैं यूँ ड्रॉ करता रहूँगा। सो इन शॉर्ट ये जो मेरा 5 है वो चेंज होता रहेगा। सो वो मेरा मेन वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, बाकी सारे वेरिएबल तो फिक्स रहेंगे। ओके, अब जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे y भी तो चेंज होता जाएगा। मान लीजिए अगर ये सेक्शन को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, सो ये जो y है आप देख सकते हो, ये पहले इतना y था अब ये इतना हो गया। इन शॉर्ट ये एंगल भी चेंज होता जा रहा है
एंगल के साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है, जो मेरे पॉइंट से सेक्शन का डिस्टेंस, पॉइंट से मतलब ये पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन से सेक्शन का डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो एंगल, दूसरा सेक्शन। अब एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? देखिए अगर सबसे नीचे जाएगा, अगर इस सेक्शन को मैं सबसे नीचे ले लूँ, सो उस समय θ2 जो है वो मेरा फाई बन जाएगा। फाई इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा कब? जब ये सेक्शन एकदम नीचे होगा। और जब ये सेक्शन एकदम ऊपर चला जाएगा, सो उस समय मेरा 5 θ1 हो जाएगा। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो 5 है वो θ2 से θ1 चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, अब वो नीचे जा रहा है मतलब माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस। सो मैं बोलूँगा कि मेरा जो 5 है वो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? -θ2 से +θ1 तक। और यही हो जाएगी इस बार हमारे इंटीग्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। अब चलिए ये आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है ना। अच्छा एक चीज़ और कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन का पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है मैं उसको लेता हूँ r। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, इतने से पार्ट को, ये लाइन, फिर ये लाइन, ये मेरा पॉइंट P और ये। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये r है, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है y और ये डिस्टेंस हमको गिवन है d। और ये एंगल देखिए, ये एंगल हमने क्या लिया हुआ है? फाई। चलिए अब हम हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन के बीच में हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो हम वापस यहाँ पे आते रहेंगे। ये फिगर मैंने क्यों ड्रॉ की है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ई परपेंडिकुलर की। सो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। पहले तो हमने बहुत ही छोटा सा लिया है, सो डी ई परपेंडिकुलर पे है डी ई साइन 5 -θ1 सॉरी -θ2 से θ1 तक। ओके, -θ2। चलिए काम करते, पहले मैं DE को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यही चीज़ करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं ताकि थोड़ी मेरी मेहनत कम हो और कुछ नहीं। सो सबसे पहले हम DE फाइंड करते हैं। DE क्या हो जाएगा? K DQ बाय r²। हमने यहाँ तक का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r लिया था। अब DQ भाई मुझे पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा DQ है। और ये जो लेंथ हमने कितनी ली है? छोटी सी लेंथ ली है dy। सो ये हो जाएगा dy। सो लैम्बडा इज इक्वल टू DQ बाय dy। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ DQ इज इक्वल टू लैम्बडा, dy को यहाँ ले जाता हूँ, ये dy। सो DQ के बदले ये रख देता हूँ मैं, K लैम्बडा dy बाय r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यार dy के बदले और कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी डेरिवेशंस देखे थे, हम इस dl, जिसको हम पहले dl लेते थे, वही चीज़ यहाँ पे dy हमने ली है। सो dy को हम रिप्लेस करते थे, मेरे पास थीटा आ जाता था, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो अब हम इसकी मदद लेंगे, ये फिगर की। हम यहाँ पे देखें, अगर मैं अपना स्टैंडर्ड 10th याद करूँ, सो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे cos फाई बोलूँ, cos फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, r इज इक्वल टू डी अपॉन cos फाई। सो ये r की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, डी ई इज इक्वल टू के लैम्बडा डी वाई अपॉन r²। r² है तो ये हो जाएगा d² अपॉन cos² फाई। अब ये cos² फाई ऊपर चला जाएगा। सो डी ई के लैम्बडा डी वाई cos² फाई अपॉन d²। देखिए के लैम्बडा d² ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो मेरे को मतलब ही नहीं है। अब मेरा मेन वेरिएबल क्या था? फाई, बिकॉज हम देखा था ना कि हमारा एंगल चेंज हो रहा है θ1 से θ2 से θ1 अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग। सो हमने पहले देखा था कि इंटीग्रेशन में जो चीज़ चेंज हो रही है, जो वेरिएबल है, मुझे डी के साथ वही चाहिए।
अगर डी फाई तो है नहीं, डी वाई है, और डी वाई मेरे किसी काम का नहीं। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, डी वाई को निकालना है एंड डी फाई को कैसे भी करके लेके आना है। देखिए इसी फिगर पे वापस हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि हमने पहले कॉस फाई लगाया था, अब मैं tan फाई लगाता हूँ। सो tan फाई मतलब क्या होता है, tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, एडजेसेंट। सो ऑपोजिट हो जाएगा y, एडजेसेंट हो जाएगा इसका b। अब देखिए मैं y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ, y इज इक्वल टू डी tan फाई। अब मुझे यहाँ पे dy चाहिए। सो भाई मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब हमने देखा था कि छोटे छोटे हिस्सों को ऐड करना, इसका उल्टा डिफरेंशिएशन एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इस चीज का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं डी फाई के टर्म्स में। सो उसका रूल कुछ ऐसा होता है कि भाई डी वाई बाय डी फाई, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसके साथ में डी डी लगा देते हैं। अब इसमें जो ये डी है, ये वाला डी, ये तो डिस्टेंस वाला है। चलिए मैं ना थोड़ा आपको समझ आ गया, मैं ये इसको इस टाइप से लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा डी को कर्व कर देते हैं, आपको समझ आ गया। और ये जो डी था स्ट्रेट, मतलब ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। सो ये तो कांस्टेंट है, सो इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर फाई, ठीक है। ये रूल है, आप अभी डायरेक्ट लिख के याद रख लो। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा ये चीज, जो बायो के हैं तो आप इसे डायरेक्टली याद रख लो। फिर हम क्या करते हैं, ये डी फाई को यहाँ लेके जाते हैं। सो डी वाई डेल वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई या डेल फाई, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसको मैंने कर्व किया, इसको डेल भी कहा जाता है, डेल फाई। सो ये जो डी वाई की वैल्यू आई है, चलिए मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, के लैम्बडा डी वाई, डी वाई के बदले क्या रखना है हमें, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई और उसके आगे cos स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर। सो ये एक डी गया। अब देखिए cos स्क्वायर फाई और sec स्क्वायर फाई दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, sec और cos हमने 10 में पढ़ा था। सो वो दोनों भी कट, बचे क्या, के लैम्बडा बाय डी फाई, ठीक है। इतना बचा और ये आ गई मेरी डी। चलिए अब मैं फाइंड करता हूं ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई, देखा था ना, ई साइन फाई। चलिए इसको मैं डी ई कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब लिमिट इसकी रख देते हैं, तो लिमिट तो हमने पहले ही देखी थी, -θ2 से θ1 तक। तो भाई डी की वैल्यू देखी थी हमने, के लैम्बडा बाय डी साइन फाई, और इसका डी फाई को मैं खाली बाद में लिखूंगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू इसकी उतार दी, खाली डी फाई को मैंने साइन फाई के बाद में लिख दिया। अब देखिए के लैम्बडा बाय डी तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट टर्म्स पूरे बाहर आ जाएंगे। के लैम्बडा बाय डी इंटीग्रेशन -θ2 से θ1, अंदर क्या बचा, साइन फाई डेल फाई। अब इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी देखा था, साइन का इंटीग्रेशन होता है प्लस cos फाई। सो देखिए यहाँ पे क्या है, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, E परपेंडिकुलर मतलब भाई E x, यहाँ E x यानी E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्बडा बाय डी, इसका हो जाएगा cos फाई लिमिट -θ2 से +θ1। हम जानते हैं इसे हम क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लैम्बडा बाय डी cos फाई 1 माइनस cos -फाई 2। अच्छा एक मिनट,
साइन का माइनस कॉस होता है, चलो सो ये माइनस और ये दोनों भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो हम क्या करते हैं, देखिए एक बार हमारे फॉर्मूला का माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। सो इसको बस सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं के लैम्बडा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ओके सॉरी नॉट एक्स डायरेक्शन में, ये हो जाएगा मेरा वाई डायरेक्शन में, बिकॉज वाई में साइन फाई होता है ना, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती कर दी थी। सो ये जो हमें मिला वो मिल गया ई पैरेलल, ओके वे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन तो वैसे ही देगा। अब अगर मैं ई परपेंडिकुलर फाइंड करूंगा सो यही चीज आ जाएगी, बस खाली यहां पे चेंज हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप सेम यही डेरिवेशन देखिए हमारे पास डीई है, जब हम ई परपेंडिकुलर का करेंगे इंटीग्रेशन सो यहाँ पे खाली cos फाई आ जाएगा। जब आप यहाँ पे cos फाई लोगे तो उसके बदले इंटीग्रेशन प्लस साइन फाई, तो उसका मतलब जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, लेकिन थीटा 2 जो है माइनस है सो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप पूरा इंटीग्रेशन खुद करना सेम रहेगा, खाली साइन के बदले बस यहाँ पे cos आ जाएगा और cos का इंटीग्रेशन हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे साइन। सो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स के डायरेक्शन में। बस अब तो बताइए E नेट इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। सो इस तरीके से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है न्यूमेरिकल में, आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगानी है एंड आंसर फाइंड करना है। हाँ अगर आपको ऐसा आता है डेराइव द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट P आउटसाइड द इनफाइनाइट चार्ज लाइन, सो इनफाइनाइट चार्ज लाइन, तो उस समय पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, ओके। तो ये था फाइनाइट लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अब अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन लूं, देखिएगा अब अगर मैं यहाँ पे फाइनाइट के बदले इनफाइनाइट लाइन ले लूं, मतलब यार बहुत ही लंबी होगी, कितना ज्यादा होगी मुझे भी नहीं पता, और उसमें अगर मैं अपने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दूं, ओके, और आप इस बोल के यार ये पॉइंट P पे मुझे ढूंढना है जो कि लाइन से d डिस्टेंस दूर है। सो देखिए इस समय क्या होगा कि हमने जो पहले देखा था ना थीटा 1 और थीटा 2, पहले क्या ऐसा था, सो इस समय ये एंगल थीटा 1 थीटा 1 था, लेकिन अब जैसे टॉप दूर जाता जाएगा तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, इनफाइनाइट तो बहुत ही दूर। सो एक ऐसा समय आएगा कि ये एंगल जो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करें थीटा 1 थीटा 2, ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, और ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा मतलब ये जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो थीटा 1 था वो भी 90 हो जाएगा, जो थीटा 2 था वो भी 90 हो जाएगा। सो इस केस में जहाँ पे इनफाइनाइट लाइन है वहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे बस हमारा थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रख के देखते हैं। तो चलिए ई पैरेलल की वैल्यू फॉर्मूला क्या थी, के लैम्बडा बाय डी साइन cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहाँ पे हम 90 90 रख के देखते हैं, के लैम्बडा बाय डी cos 90 माइनस cos 90, है ना, दोनों 90 90। भाई cos 90 हमको पता है क्या होता है, 0। सो के लैम्बडा बाय डी इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। सो ई पैरेलल तो हमारा आ जाएगा 0। अब ई परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, ई परपेंडिकुलर मतलब ई एक्स, पैरेलल था मतलब ई वाई, वाई के डायरेक्शन में और ये एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट। सो इस समय भी हम के लैम्बडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90
k लैम्बडा बाय डी, भाई sin 90 हमको पता है 1 प्लस 1 2, सो ये आ गया 2k लैम्बडा बाय डी। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा ई नेट वो भी हो जाएगा 2k लैम्बडा बाय डी, बिकॉज ये कंपोनेंट तो जीरो हो गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही है, सो यही मेरा ई नेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन के लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।